रे ऑप्टिक्स पार्ट 3 में हम आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन के नियम, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम, अपवर्तनांक इत्यादि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ चुके थे। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में क्या जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जैसे ये मीडियम फर्स्ट हो गया और ये मीडियम सेकेंड हो गया, तो अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और क्या बताया गया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था परावर्तन का नियम। ठीक है, दूसरा देखिए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, या तो वो अभिलंब की ओर मुड़े या अभिलंब से दूर जाए, या तो वो अभिलंब की ओर मुड़े या अभिलंब से दूर जाए। ठीक है, तब इस घटना को हम लोग बोल रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों घटनाएं पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, और भी इसमें क्या बताया गया था नोट करके कि प्रकाश सघन या विरल कब होता है। तो प्रकाश को विरल तब माना जाता है जब वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो, और प्रकाश को सघन तब माना जाता है जब वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो। जैसे बात किया जाए हवा का और पानी का, तो हवा में क्या होता है कि हवा का बंधन बहुत ही वीक होता है, मतलब दूर दूर होते हैं, इस कारण से वह प्रकाश का विरल माध्यम हो गया। और पानी की बात किया जाए तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधक क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस कारण से वह प्रकाश का सघन माध्यम हो गया। तो हम लोग तुलना करते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम एक तुलनात्मक चीज़ होती है जो प्रकाश के गति पर निर्भर करता है, जो प्रकाश के गति पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर प्रकाश का वेग विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वही प्रकाश सघन माध्यम में जाए तो विरल माध्यम की अपेक्षा उसका गति क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने अब तक कि देखिए, तो इसमें दो चीज़ निकल के आया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, ये सब रिवीजन हो रहा है, पिछले क्लास में हो चुका था। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा बात बताया गया था, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर से बोल दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, मतलब हवा से पानी की ओर जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब इधर मुड़ेगी। ठीक है, अगर वही बोला जाए कि ऊपर पानी हो जाए और नीचे हवा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सघन से विरल माध्यम, तब वो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये दो पॉइंट बता दिए थे। तीसरा पॉइंट भी इसमें होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण ये जो अपवर्तक सतह है उसके लंबवत हो जाए, उसके क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो इसमें कोई विचलन नहीं होता है, वह सीधी सरल रेखा में निकल जाती है, मतलब इसमें अपवर्तन नहीं होता है, सीधा निकल जाती है। जैसे ग्लास स्लैब में क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण सीधी पड़ रही है तो कांच से क्या होती है, सीधी निकल जाती है, कांच से क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, उसमें कोई किसी तरीके का कोई विचलन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आगे क्या है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो हेडिंग लगाइए, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, अब अपवर्तन के नियम भी दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तन के नियम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, पहला था कि आपतित किरण, पहला क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, उस पर पड़ने वाला क्या, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में हो, तीनों एक ही तल में हो। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा था आपतन कोण की जया प्रवर्तन कोण की जया के
आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपातिक होती है। ठीक है, के अनुपातिक होती है। मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू एक नियतांक होता है। ठीक है, क्या बोला गया कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के नियतांक होता है, नियत होता है। ठीक है, मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। अब यहाँ पर बात आया कि ये म्यू क्या है। अब ये जो नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये दो को नियम था क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपातिक होती है। ठीक है, मतलब साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक इसे स्नेल नामक, देखिए जल्दी जल्दी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, निकाला था अपवर्तन को। इस कारण से इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अगला जानिए अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। देखिए यहाँ दो चीज़ लिखा हुआ है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक क्या दिया हुआ है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में बोला जाता है कि अपवर्तनांक एक अनुपात होता है जो आ जाओ अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, प्रकाश के चाल निर्वात में और प्रकाश के चाल किसी माध्यम में। यह एक अनुपातिक राशि है। यह एक क्या है, अनुपातिक राशि है, अनुपातिक राशि। चलिए ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में कैसे सोचा गया कि अपवर्तनांक को हम लोग निर्वात और किसी वस्तु के किसी माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात रेशियो में ही लेंगे। इसलिए सोचा गया कि देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किस में होगा, निर्वात में होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में होगा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताइए, अगर किसी का तुलना किया जाए, जैसे हम बात करें कि कोई लड़का तेज है, तो एक लड़का का दूसरे लड़का से तुलना कब कैसे किया जाता है, एक तेज लड़का ले लिया जाता है कि लड़का क्लास में सबसे ज़्यादा तेज है, उसके बाद दूसरा का उससे तुलना किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 10% हो 20% हो, मतलब जितना वो कम है या जितना ज़्यादा है उसके अनुसार से क्या किया जाता है, लिया जाता है। परसेंटाइल भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, यहाँ देखो बात क्या किया जरा अपवर्तनांक का कि सबसे ज़्यादा निर्वात में प्रकाश का वेग होगा, चाल होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी माध्यम की चर्चा किया जाए तो इसी से किया जाएगा ना। मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल माध्यम में, कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। जैसे हम लोग क्या बोले कि किसी का तुलना कैसे किया जाता है, तो किसी का तुलना किया जाता है किसी एक टॉपर से लेकर के, कोई मान लो गंजेड़ी है, ठीक है, तो गंजेड़ी का तुलना कैसे करोगे, सबसे ज़्यादा गंजेड़ी है तो बोलोगे कि तुम उसके मुताबिक क्या हो, कम गंजेड़ी हो। वही वाली बात है कि अगर बात किया जाए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग है, तो अब इसी से तुलना किया जाएगा ना किसी का भी कि भाई जब निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा गंजेड़ी कोई नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रहेगा इससे कम रहेगा, तो तुलना किया जाएगा कितना गुना कम रहेगा। जैसे अब हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल दिए मैक्सिमम है, तो अब मान लिए कांच में दे रहे हैं, कांच में प्रकाश को दे रहे हैं, तो कांच में प्रकाश को दे रहे हैं, तब हम ये जानना चाहेंगे कि निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम है, क्योंकि हम तो इतना जान चुके हैं कि निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि मैक्सिमम होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। तो यही बात किया जा रहा था कि अपवर्तनांक का जो वैल्यू है वो निर्वात के अनुपातिक से निकाला जाता है। मतलब
प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल माध्यम में। मतलब समझ में आया? इसका कोई लॉजिक ट्रिक नहीं है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका बस यही है वैज्ञानिकों ने सोचा कि प्रकाश का वेग किसी माध्यम में जाएगा तो उसकी तुलना किससे किया जाए, निर्वात से किया जाए। बस यही एक लॉजिक है इसका, इस फॉर्मूला का। तो इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हो, हेडिंग लगा के लिख सकते हो इसका डिफिनीशन अपवर्तनांक का, कि अपवर्तनांक एक अनुपातिक राशि है जिसका प्रकाश का वेग निर्वात में और प्रकाश का वेग किसी माध्यम में उसका अनुपात है। क्लियर? तो अब देखिए, अब बात किया जाए अपवर्तनांक निकाला कैसे जाता है। तो कुछ नहीं है, लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने, कि धीरे धीरे सबका वेग निकालने लगे। जैसे पानी में कितना वेग होता है, कितना होता है पानी में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में तो हो गया, पानी जल एक ही होता है। कांच में तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से धीरे धीरे करके सबका निकालने लगे। ठीक है, तो जब वेग निकल गया तो उन्होंने क्या किया कि प्रकाश की चाल निर्वात में और जो वेग था उसको भागा दे के अपवर्तनांक निकाला। अब अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ कि प्रकाश कितना गुना कम होगा। अपवर्तनांक का मतलब ये नहीं हुआ कि कितना गुना ज़्यादा हुआ। अब अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि प्रकाश का वेग कितना गुना कम जाएगा। मतलब अगर बात किया जाए कि अपवर्तनांक कांच का 1.5 है और जल का 1.33 है, तो इसका मतलब हुआ कि कांच में प्रकाश का वेग कम जाएगा और जो हमारा जल है, पानी है, उसमें प्रकाश का वेग कांच के मुताबिक ज़्यादा होगा। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम बात करें पानी और हवा की, तो हवा में अपवर्तनांक होता है 1.0003, जो कि निर्वात से कम है, थोड़ा सा कम है धूलकण के कारण। अब जल की बात किया जाए तो 1.33। मतलब क्या हुआ कि हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा रहेगा तो जल में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक को देख रहे थे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक का ही दूसरा रूप है। ठीक है, मतलब सिर्फ नाम है, एक इंसान का दो नाम होता है, उसी तरीके से यहाँ भी दो नाम है। निरपेक्ष अपवर्तनांक अपवर्तनांक को ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो इसका डिफिनीशंस क्या हो जाएगा? इसका डिफिनीशंस हो जाएगा, रिलेटिव का मतलब ये हो जाता है कि एक दूसरे से तुलना करना। ठीक है, एक दूसरे से तुलना करना। तो यहाँ पर बोला जाता है कि दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये सब अनुपातिक राशि होता है। पहले तो अभी हम बोल दिए क्या कि निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, म्यू बराबर C/Cm ऐसे होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में क्या बोला गया कि दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे अगर हम मान ले कि पानी में जो अपवर्तनांक आया वो μ1 है और कांच में जो अपवर्तनांक आया μ2 है। अब तुम्हें बोल देगा कि पानी का कांच के सापेक्ष या अपेक्षिक अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों का अनुपात ले लिया जाता है। दोनों का क्या ले लिया जाता है? अपवर्तनांक ले लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखाता कैसे है? ऐसे लिखाता है। जैसे हम बात करें म्यू ग्लास और ऊपर ले क्या, वाटर, तो कैसे लिखाएगा बताइए इसको?
ग्लास ऊपर जाएगा कि वाटर ऊपर जाएगा? ग्लास ऊपर जाएगा या वाटर ऊपर जाएगा, ये सिर्फ बताइए। क्या जाएगा? फिर से, ग्लास ऊपर जाएगा या वाटर ऊपर जाएगा, सिर्फ ये बताना है। कैसे होगा? जैसे हम लोग पढ़े थे कि μ12 लिखाता है, तो ऐसे लिखाता है μ2 और बटा μ1। ठीक है, ये होता है म्यू नीचे 1 ऊपर 2, तो μ2 बटा μ1 लिखाता है। उस तरीके से अगर यहाँ पे लिखेंगे μw और g है तो μw बटा μg। क्लियर? ये तो समझ में आ गया? ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे लिख दें म्यू एयर ग्लास, तो क्या लिखोगे इसको? ठीक है, ग्लास बाई एयर, अपवर्तनांक ग्लास का बटा अपवर्तनांक एयर का। इतना जी समझ में आ गया? क्या क्या था? निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को ही कहते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो दोनों निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर जब हम इसका स्पीड ऑफ लाइट के अगेंस्ट निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब ये क्या बोले हम, देखते हैं। जैसे हम अभी बोले क्या कि जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एयर टू ग्लास था, तो जो ऊपर रहता है वो ऊपर, जो नीचे रहता है वो नीचे। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू देखेंगे, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। कैसे होता है थोड़ा ही देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, बस इसको याद रखना है, बाकी देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। जैसे देखिए, बात करते हैं ऐसे म्यू ग्लास वाटर, तो हम लोग क्या लिखें? वाटर ऊपर ग्लास नीचे। क्लियर? इतना समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम पिछले अभी कुछ देर पहले जो पढ़े थे तो उसमें क्या देखे थे कि म्यू बराबर था सी बटा सी एम। सी बटा, अगर यहाँ पे ग्लास लगा दिए तो क्या हो जाएगा? सी बटा सी जी होगा या नहीं होगा? मीडियम का मतलब क्या होता है? किसी एम का मतलब क्या होता है? मीडियम, माध्यम। ग्लास एक माध्यम है, वाटर एक माध्यम है, तो सी बटा सी एम था। तो म्यू, तो यहाँ पे हम ग्लास के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बटा सी जी। क्लियर? अगर यही बात कर ले हम लोग किस में, वाटर की कर ले, वाटर का अपवर्तनांक, तो कैसे लिख लेगा? सी बटा सी डब्लू। सी बटा, कोई समझने में दिक्कत नहीं? ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं। जब हम इसे पुट करेंगे म्यू जी डब्लू, तो इसका क्या हो जाएगा? सी बटा सी डब्लू। इसका क्या हो जाएगा? सी बटा सी जी। ये सी से सी क्या हो गया? कैंसिल। और हम लोग जानते हैं कि ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहीं रह जाएगा, सी जी बटा सी डब्लू। मतलब क्या देख लिए कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला मेरा था जी नीचे और डब्लू ऊपर, तो अपवर्तनांक में डब्लू ऊपर हो जाएगा और जी नीचे रह जाएगा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में क्या हो जाएगा कि जी चला जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आया। ठीक है, मतलब फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऐसे म्यू, अगर यहाँ पर लिखे क्या 1 2 करके लिखे तो हो जाएगा म्यू 2 बटा म्यू 1, और क्या हो जाएगा? C1 बटा C2। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट में नीचे ऊपर चला जाएगा 1 और 2 चला जाएगा नीचे। ये था हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से NCERT में एक चीज़ दिया हुआ है कि, या फिर और भी बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है कि 2-3 अपवर्तनांक अगर गुणा किया जाए जैसे, तो मान पूछ देता है ऐसे, इस तरीके से रहेगा म्यू 1 2 गुना म्यू 2 3 गुना म्यू 3 1। पूछेगा इसका मान क्या आएगा। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इसको तोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? म्यू ऊपर 2 बटा म्यू 1 गुना इसका क्या आ जाएगा? म्यू 3 बटा म्यू 2, इसका क्या आ जाएगा? म्यू 1 बटा म्यू 3। ये तो सब जगह यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, नीचे लिखा था ऐसे, लिख दीजिए। देखिए क्या आएगा।
μ2 से μ2 कैंसिल, μ3 से μ3 कैंसिल, μ1 से μ1 कैंसिल। क्या है आंसर? एक आया। ये क्वेश्चन बराबर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछता है, ठीक है। क्या क्या रहता है, इस तरीके से दे देगा और पूछेगा, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, ऐसे दे करके स्पीड ऑफ लाइट से पूछता है क्या होगा, अब कुछ स्पीड ऑफ लाइट का मान दे देगा, उसका वैल्यू पूछेगा कि कितना आएगा। क्लियर? चलिए ठीक है। अगर हम इसी में क्वेश्चंस बनाना चाहें, ये तो अपवर्तनांक के बारे में समझ गए क्या था। अपवर्तनांक के बारे में बेसिक यही है कि प्रकाश के वेग के बारे में बताना चाह रहा है कि प्रकाश का वेग जो निर्वात में है उसके मुताबिक कितना गुना कम है, ज़्यादा नहीं, कितना गुना कम है। इन लोगों को भ्रम हो जाता है, ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि 1.33 है, 1.5 है, तो इसका मतलब इतना गुना ज़्यादा होगा। उतना गुना ज़्यादा नहीं होगा, उतना गुना कम होगा, उतना गुना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ है, निर्वात में, तो जो भी होगा उससे तो कम ही होगा। तो जो 1.33 आया चाहे 1.5 है, उतना गुना कम होगा। अपवर्तनांक ये शो करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये। अब क्वेश्चंस कुछ बनाया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है क्वेश्चंस, ये सब सब्जेक्टिव में नहीं देगा, जब भी देगा तो ऑब्जेक्टिव में देगा। जैसे दे देगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और बोल देगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो पूछेगा अपवर्तनांक निकाले। क्या बोलेगा? अपवर्तनांक निकाले। क्या पूछ देगा? म्यू का मान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वाट, म्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? म्यू बराबर C/CG 3×10⁸ बटा 2×10⁸, कितना आ गया? 1.5। इसका कोई बीमा नहीं होता, सबसे बड़ी बात है अपवर्तनांक का कोई भी SI यूनिट या फिर बीमा नहीं होता, SI यूनिट या बीमा नहीं होता, ये लिख लेने का चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आप लोग लिख दे 1.5 मीटर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह एक आनुपातिक राशि है, क्योंकि यह आनुपातिक राशि है। और जब आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा क्या चीज़ का, यूनिट एंड डायमेंशन का, तो उसमें हम पढ़ाए हैं कि अनुपातिक राशि, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, लघुगणक, ये सब का कभी भी SI मात्रा का बीमा नहीं होता। क्योंकि देखिए इसमें भी क्या बताते हैं, इसका कारण क्या है। यहाँ 3×10⁸ है, और स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसका भी क्या आ जाएगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया ना। जब यूनिट ही कट गया तो कुछ बचेगा। अनुपातिक राशि बोलने का ही मतलब है अनुपातिक सेम अनुपात में होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं लंबाई का अनुपात लंबाई से होता है। जैसे हम बात करेंगे तुम्हारा बुद्धि का, तो तुम्हारा बुद्धि का अनुपात किसी की लंबाई से होगा। तुम्हारा बुद्धि का जो माप है वो मेजरमेंट किसी का बुद्धि से ही होगा। IQ लेवल होता है ना 160 162, ठीक है। तो किसी का अनुपात किसी के चीज़ से ही मापा जाता है, अल्टर चीज़ से नहीं, ठीक है। इन्हें लंबाई का हम लोग बुद्धि से मापेंगे, तो वही बात है। ये यहाँ तक हम लोग क्या देख लिए, अपवर्तनांक वगैरह हमने टॉपिक में इतना ही लिखा था, ठीक है। इसलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक्स।